आपकी मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व की जितनी भी पारिस्थितिक तंत्र होती हैं उनका अध्ययन करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो एक साइंटिस्ट थे E.B. ओडम, इनके अनुसार बताया गया कि क्या होती है, जीवों एवं उनके वातावरण के मध्य जितने भी आधारभूत क्रियात्मक इकाई होती है ना, उन्हीं के रूप से जो पारिस्थितिक तंत्र है वो पाया जाता है। साथ ही साथ मैथ्वा ने बताया कि जो एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, जो उसमें रहने वाले जितने भी जीव होते हैं वो वातावरण और इनके दोनों के बीच होने वाले जो अंतर क्रियाएं होती है ना, उसी के कुल का योग होता है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो ब्रिटिश पारिस्थितिकी होते थे, जैसे एजी टेंसले, उन्होंने 1935 में बताया था कि जीव और वातावरण के बीच संबंध के प्रमाण जो काफी प्राचीन है उनसे उपलब्ध हुए हैं। साथ ही साथ कॉल मोबियो एवं ऑस्टरलिप, इनके मिलने से जो क्या होते हैं, जीव समुदाय को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, बायोस्नोसिस, इस नाम से इन्होंने शो किया। साथ ही साथ सन 1987 में जो फोर्ब्स थे उन्होंने इस पे एक निबंध लिखा, जिसके अंदर बताया गया कि कुछ माइक्रो मतलब उन्होंने एक निबंध लिखा जिन्हें इन्होंने माइक्रोकोरोब नाम दिया। ठीक, साथ ही साथ आपकी जो इकोसिस्टम होती है पारिस्थितिक तंत्र, उसकी अवधारणाएं बहुत व्यापक हैं, जिसमें जो एबायोटिक और बायोटिक जो जैविक अजैविक घटक होते हैं उनके मध्य हम अंतर संबंध इन्हीं के आवश्यक संबंधों पर यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इकोसिस्टम में सबसे पहले देखते हैं कि इनके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट में दो घटक पाए जाते हैं, एक तो जैविक और दूसरी अजैविक, एबायोटिक और बायोटिक। अगर हम एबायोटिक की बात करें यहाँ पे, तो जो एबायोटिक होते हैं ना, उन्हें पुनः यहाँ पे टाइप्स में बांटा जाता है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आती है आपकी जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, मतलब अकार्बनिक पदार्थ। हम अकार्बनिक पदार्थ की अगर बात करें तो जिनमें जैसे जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि आते हैं वो सारे। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की, तो जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होते हैं वो सारे आते हैं। इनके साथ साथ एक तीसरी भी आती है आपकी, जो हमने यहाँ पे शो नहीं की है, क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, जो कि जैसे हम फिजिकल फैक्टर पे बात करें, ये तो हमने केमिकल फैक्टर देखी, फिजिकल फैक्टर पे बात करें इसे क्लाइमेटिक फैक्टर भी बोलते हैं। इनमें आपकी लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, ह्यूमिडिटी, साथ ही साथ सॉइल, तो ये सारे किस में आ जाएंगे आपके फिजिकल फैक्टर में। ये एबायोटिक की थे। हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में इन्हें भी पुनः दो कंपोनेंट में बांटा जाता है। ये क्या होती है, एक तो हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट और दूसरी हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट, मतलब बोलते हैं ना स्वपोषी घटक और विषमपोषी घटक। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं स्वपोषी घटक में ही, एबायोटिक में ही। तो जो स्वपोषी घटक होते हैं ना, उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं जैसे जितने भी ग्रीन प्लांट्स आते हैं वे जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, मतलब सूर्य के प्रेजेंस में सौर ऊर्जा का प्रयोग करके या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक। वही हम हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट की बात करें, विषमपोषी घटक की, तो विषमपोषी घटक ऐसे घटक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये जो स्वपोषी घटक होते हैं ना, या हम बोल सकते हैं जो उत्पादक होते हैं या जो दूसरों जीवों पर निर्भर होते हैं, इन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक, अगर इन मतलब इस वर्ग की बात करें कंज्यूमर्स की, तो ये टू टाइप्स के कंज्यूमर होते हैं, एक तो आपके मैक्रो कंज्यूमर होती है और दूसरी माइक्रो कंज्यूमर होती है, मतलब दीर्घ उपभोक्ता और सूक्ष्म उपभोक्ता। दीर्घ उपभोक्ता की बात करें मैक्रो कंज्यूमर की, तो उसके अंतर्गत जितने भी जैसे प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्टरी जितने भी उपभोक्ता आते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे हम मतलब ये तीनों आते हैं उपभोक्ता के अंतर्गत। सबसे पहले जितने भी जैसे प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो जैसे प्रोटोजोआ, क्रस्टेशिया, मोलास्का और साथ ही साथ कीट वर्ग के जीव, चूहे, खरगोश, हिरन, ये सारे क्या आ जाएंगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएंगे। वही हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें तो जैसे कुत्ते, बिल्ली, भेड़िए आदि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए क्या करेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक, वही हम टर्शरी कंज्यूमर
बात करें तो जैसे शेर, चीता, बाज, ये सारे जीव आ जाएंगे जो क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर्स को भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसे हम ऑम्निवोरस भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, सर्वहारी होते हैं। मतलब ऐसे जीव जो क्या करते हैं, पौधे एवं जीवों साथ ही साथ उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक, यही बात करें हम अगर सूक्ष्म उपभोक्ता की, तो सूक्ष्म में क्या आ जाएंगे, इनमें हमने अपघटक कहा था। तो ये क्या करेंगे, जो मृतजीव होते हैं ना, उनके शरीर पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और उनके शरीर के जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, साथ ही साथ जो उनमें जटिल अकार्बनिक कार्बनिक दोनों पदार्थों को क्या करते हैं, सरल एलिमेंट्स में मतलब सरल तत्वों में विकसित कर देते हैं। और इसी प्रकार के जो कार्बनिक अकार्बनिक तत्व क्या होंगे, पुनः वातावरण में पहुंच जाते हैं और ये विघटन से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा और अपघटकों के जैविक क्रियाओं को संचलन में सहायता करती है। जैसे हम अपघटकों के अंतर्गत जैसे निम्न श्रेणी आपने पढ़ी होंगी, हम यहाँ बता देते हैं आपको। मृतोपजीवी आते हैं, कवक, जीवाणु, साथ ही साथ जो मृतजीवी होते हैं ना, उनके शरीर पर ये क्या होते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड की, ऑफ द वर्ल्ड है। तो विश्व में जितने भी पारिस्थितिक तंत्रों को हम निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम और दूसरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, वहीं टेरेस्ट्रियल में हम इतनी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक एक देखते हैं। तो हम अगर बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम की, तो उसमें आ जाता है आपका स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हमें दो चीजें और मिलती हैं, एक तो झील का पारिस्थितिक तंत्र और तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, पॉन्ड और लेक। तो इनके साथ साथ रिवर्स के भी मिलते हैं, हम नदी का पारिस्थितिक तंत्र भी उसमें पढ़ सकते हैं फ्रेश वाटर में। वही बात करें नेक्स्ट है तो सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र आती है, मरीन इकोसिस्टम। नेक्स्ट आपकी आती है ज्वालामुखी पारिस्थितिक तंत्र, स्टोरिंग इकोसिस्टम। वही सेकंड बात करें हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो जिसमें आती है आपकी, जैसे हमने यहाँ ग्रासलैंड बताया है, मतलब चारागाह पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट आती है आपकी डेजर्ट इकोसिस्टम, माउंटेन केव इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम। ठीक, इसके अतिरिक्त इन एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अतिरिक्त हम यहाँ पे दो पारिस्थितिक तंत्र और भी पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट आती है आपकी माइक्रो इकोसिस्टम और दूसरी स्पेस क्राफ्ट इकोसिस्टम, मतलब सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र और अंतरिक्षयान पारिस्थितिक तंत्र। किंतु ये दोनों पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वन प्रकार के नहीं है, क्योंकि इन पारिस्थितिक तंत्र एवं इनके आसपास जो मिलने वाली पारिस्थितिक तंत्र होते हैं ना, उनके मध्य लगातार क्या होती है, जो ऊर्जा होती है और जो पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान यहाँ पे लगा होता है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, जितने भी जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जो फ्रेश वाटर, ओशियन और जॉनविक पारिस्थितिक तंत्र आते हैं, वे सारे हैं जो क्या करेंगे, जीवन की उत्पत्ति जो समुद्री जल में हुई थी, उनमें जल में रहने वाले जीवों से मिलने वाले जो अनुकूलन स्थलीय जीवों से क्या करते हैं, भिन्नता शो करते हैं। साथ ही साथ समुद्री जीवों में जो स्वच्छ जल होता है वो जीवों के विकास के लिए सही होता है और जीवों में ही स्थलीय जीवों का विकास संभव हो पाता है। ठीक, सबसे पहले स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं। तो समुद्री जल एवं स्थलीय आवास की अपेक्षा जो स्वच्छ जल में आवास के जो क्षेत्र होता है वो एक लिमिट क्षेत्र में होती है, लेकिन मनुष्य के लिए मतलब इसकी कुछ उपयोगिता अधिक होती है। फ्रेश वाटर में जैसे एग्जांपल ले लें, एग्जांपल नहीं उसके फर्स्ट उपलब्धता देखें, तो पहला क्या आ जाएगा, ये जितने भी जो घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त एवं सस्ता माध्यम होता है फ्रेश वाटर से। ठीक, वही सेकंड बात करें तो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो अपशिष्ट निगर्मन होते हैं उनमें ये अत्यंत सुलभ एवं सुविधाजनक माध्यम शो करता है। वही नेक्स्ट स्वच्छ जलीय घटकों की जो जल चक्र होते हैं ना, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो आपकी लैंडिक हैबिटेट आएगी और वहीं दूसरी
बात करें तो लॉटिक हैबिटेट में जैसे जल के वही स्रोत आएंगे जो गतिमान होते हैं, जैसे जल बहता हुआ होता है ना वो, तो नदी, झरना आदि। प्रवाहित जल और स्थिर जल दोनों की जो जैविक समुदाय होते हैं ना उनमें काफी अंतर पाया जाता है, क्योंकि इन दोनों प्रकार के जल के जो भौतिक और रासायनिक स्थितियां होती हैं वो काफी भिन्नता शो करती हैं, और दोनों प्रकार के वातावरण में ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर शो करती है, जैसे कि जल धारा तरंग के बेस पे, साथ ही साथ जो आसपास के स्थल होते हैं उससे जुड़ाव होता है और उनमें ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। प्रवाहित जल में जल धारा की क्या होती है, तीव्र मतलब गति तीव्रता होती है, साथ ही साथ उनमें जैविक संविदाओं की संख्या भी एक निर्धारित संख्या पे लिमिट होती है, मतलब बोल सकते हो आप, क्योंकि जिन स्थानों पर जल का प्रभाव तेज होता है वहां पर क्या होते हैं जो गहरे जड़युक्त पौधे पाए जाते हैं ना, जैसे एल्गी, मॉस, उसकी प्राचुरता मात्रा में वहां उपलब्धता होती है। साथ ही साथ जो रेतीला तल होता है उनमें बिल बना के रहने वाले जीवों के लिए भी क्या होती है वो उपयुक्त स्थान होती है, क्योंकि अब पूर्ण रूप से जल की धारा पर निर्भर करता है ना। साथ ही साथ जो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो घुलित नमक होता है उनकी भी मात्रा काफी होती है, और इनमें जो परिवर्तनीय भौतिक और रासायनिक घटकों के कारण पाए जाने वाले जो जंतु और पादप होते हैं ना उनमें कार्य क्षमता का भी मतलब कार्य क्षमता की बात करें तो काफी अधिक हद तक प्रभावित होती है। और वहीं लैंटिक हैबिटेट को देखें तो लैंटिक हैबिटेट में क्या होती है आपकी जो वहां पे प्रकाश लाइटिंग सरफेस पे जो होता है तो वहां पे प्रकाश की उपलब्धता अधिक होती, साथ ही साथ तापमान और उनके जो रासायनिक लक्षण होते हैं ना कैरेक्टर, उनमें ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों भागों में बांटते हैं, और इसी के आधार पर इनमें निम्न इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट आएगा आपका इकोसिस्टम ऑफ लैक। झील के पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो लैटोरल जोन आता है, मतलब उथले पानी का वह क्षेत्र जहां तक सूर्य का प्रकाश का पहुंच सकता है, या किनारे से मिलने वाला वह क्षेत्र, या विभिन्न प्रकार की जो क्या होती है वहां पे जीव और पादप जातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करें इसी में जो आपकी लेटरल जोन में मतलब बिलांचक क्षेत्र बोलते हैं उसे, इसके अंतर्गत जैसे कुछ जड़युक्त पौधे आते हैं और साथ ही साथ उसमें पादप, पल्लवक या तैरने वाले जो हरे पौधे होते हैं वो। जड़युक्त पौधों की बात करें तो इसके अंतर्गत जल के किनारे पर रहने वाले पौधे, साथ ही जल की सतह पर तैरने वाले किंतु जल की जो अंदर सरफेस होता है ना उसमें सबमर्ज्ड होता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं वाटर लिली, वाटर सीड्स या मस्क ग्रास। ठीक, नेक्स्ट है आपकी पादप प्लवक, उसमें क्या होते हैं ऐसे पादप मतलब जोन ऑफ फ्लोटिंग वेजिटेशन, तो वे स्वतंत्र प्रवाही प्रजातियां होती हैं जो कि सूक्ष्मदर्शी पादप प्लवक होते हैं, जिसके अंतर्गत हम लेते हैं एल्गी, डेटम, ये सारे ये उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण भोजन के रूप में मतलब भोजन का स्रोत माना जाता है। वही बात करें हम लैटरल जोन के बाद नेक्स्ट की तो आपकी लिग्नेटिक जोन आता है, उभय बिलांचक क्षेत्र बोलते हैं। तो वह स्तर खुले पानी का क्षेत्र होता है जहाँ पे बिलांचक स्तर से घिरा होता है, साथ ही साथ उस स्थल में मिलने वाले जितने भी जीव और पादप होते हैं ना वो सूक्ष्म आकार के होते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था पादप पल्लव में, तो पादप पल्लव के अंदर आ जाएगी आपकी नीलहरित शैवाल और डेटम्स, जिनमें क्या होती है उत्पादकों की जो संख्या होती है ना घनत्व में वार्षिक उच्चारण मतलब एनुअल फिल्ट्रेशंस का पाया जाना इसी स्तर के मुख्य उदाहरण होता है, जो कि मुख्य उपभोक्ता के रूप में जो प्लैंटन जो होते हैं ना सूक्ष्मदर्शी जीव वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो आएगी आपकी फंडल जोन, गहरा क्षेत्र। गहरे क्षेत्र में यह सबसे निचला स्तर होता है जहां प्रकाश की क्या होती है उपलब्धता नहीं हो पाती है, यहाँ पे उत्पादकों का अभाव होता है, साथ ही साथ वहां पाए जाने वाले जीव होते हैं ना उनको भोजन के लिए दूसरे स्तर पर निर्भर होना पड़ता है, जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, फंगी, उनकी वहां पे बहुत अधिक मात्रा होती है। साथ ही साथ उसी के लेवल पे क्लैम्स पाए जाते हैं, एनिलिड्स कुछ पाए जाते हैं, ब्लैक वॉर्म पाए जाते हैं जो उपभोक्ता के रूप में वहां पे प्रेजेंस होते हैं। अब बात करें हम इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड की, तो
उनके टेम्परेचर सर्टिफिकेशंस ऑफ उनकी सरफेस की कुछ सरफेस में 3 भाग में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे हम पॉन्ड इकोसिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो 3 लेवल्स यहाँ पे मिलेंगी हमें सब। तो इसमें सबसे पहला आपका आएगा एपिलियन, ऊपरी वाला सरफेस, हमारा सबसे ऊपरी वाला सरफेस आएगा एम्पिलियन, मतलब जो उष्ण जल वाली क्षेत्र होती है ना, सबसे ऊपरी सतह, उसे हम एपिलियन कहते हैं। साथ ही साथ उसका जो दूसरा सरफेस होता है एम्पिलियन व हाइपोपिलियन, आपकी सबसे ऊपरी वाली सरफेस एपिलियन कहलाएगी, बीच की सरफेस मेटालिपियन कहलाएगी, साथ ही साथ लास्ट की आपकी हाइपोलिमियन कहलाएगी। तो ऊपरी वाला सरफेस हमने बताया आपको कि उष्ण जल वाली सबसे ऊपरी सतह एपिलियन कहलाती है, वही मध्य, तो ये क्या होगी एपिलियन और हाइपोलिमियन, इनके दोनों के बीच के जल स्तर को हम मेटालिमियन कहते हैं। साथ ही साथ आपकी लास्ट वाली हाइपोलियन, ये गहरा ठंडा व जो नीचे तल पर पाया जाने वाला, जितने भी जो हाइपोलियन होते हैं ना वो होते हैं जो गहरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम हाइपोलियन कहते हैं। अब बात करते हैं स्वच्छ जल के प्रमुख जितने भी लिमिटिंग फैक्टर पाए जाते थे उनकी। तो लिमिटिंग फैक्टर में टेम्परेचर्स भी आएगी। टेम्परेचर्स की बात करें तो जल में तापमान परिवर्तन, साथ ही साथ उनमें वेरिएशंस की दर काफी कम होती है, और जल की यही विशेषता क्या करेगी, वायु की अपेक्षा इनमें एक प्रतिकूल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगी। ठीक, बात करें यहाँ पे हम लाइट्स की, तो लाइट में क्या होती है, कुछ स्वच्छ जलीय वातावरण में प्रकाश का एक बोल सकते हो आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पाया जाता है, क्योंकि जो जितने भी विभिन्न पौधे होते हैं ना उनके लिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत लाइट ही होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का उत्सर्जन करते हैं, साथ ही साथ जिसे हम जो जलीय जीव श्वसन होती है ना उनकी क्रिया में ये उपयोग करते हैं। और इस प्रकार के जो प्रकाश स्वच्छ जलीय पौधे एवं जो बोल सकते हो जीवों दोनों के लिए एक आवश्यक नितांत होता है, क्योंकि कुछ वातावरण में जहां जल की गहराई अधिक होती है और सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती, वहां पे जीवों को अंधकार में ही जीवन यापन करना पड़ता है। साथ ही साथ जल जितना उथला होता है उसमें उतनी ही प्रकाश की उपलब्धता अधिक होती है, और जो तल तक प्रकाश पहुंचा पाता है, जिससे उस स्थान पर जैविक घटकों की प्रचुर मात्रा में वृद्धि भी होती है, जैसे सैनता इसका एक महत्वपूर्ण सीमा कारक उदाहरण होता है। बात करें हम वाटर करंट की, मतलब उनमें होने वाले जलधारा की, तो जलधारा मुख्य रूप से प्रवाहित जल जो पारिस्थितिक तंत्र में एक मुख्य सीमा कारक होते हैं, जैसे कि नदी, सरिता आदि, जिनमें गैस, नमक और सूक्ष्म जीवों के वितरण में जलधारा की एक प्रमुख भूमिका होती है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी गैसेस भी होती हैं, कुछ गैसेस भी पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो श्वसन गैसों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, जो प्रवाहित जल में स्थिर जल की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा को, मतलब बोल सकते हो आप जल की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे अधिक पाई जाती है। वही बात करें कुछ अनिगुलित गैसेस की, अदर डिसॉल्वेड गैसेस की, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन होने वाले जितने भी हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या करते हैं, अपघटित होने पर इनका निर्माण करते हैं, जो जीवों के लिए एक विषैला तत्व होता है, एवं यह तल के जीवों की संख्या को क्या करते हैं, कम करने की वजह बनते हैं। और अपघटन से बनने वाले दूसरे गैस हैं जैसे मीथेन, और इसकी कम मात्रा जीवों के लिए क्या होती है, घातक नहीं होती है। साथ ही साथ अमोनिया का भी निर्माण कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है, जो कि इनकी जो सांद्रता होती है उनके अधिक होने पर टॉक्सिक विषैला हो जाता है। और जो इन्वायरमेंट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस को क्या करती है, दूषित कर देती है, साथ ही साथ जो जल में मिल जाती है और उनके लिए हानिकारक होती है। ठीक, कुछ कंसंट्रेशंस ऑफ बायोजेनिक सॉल्ट भी होते हैं, मतलब जैवजनित लक्षणों की सांद्रता भी पाई जाती है। जल में विभिन्न जो बायोजेनिक सॉल्ट होते हैं ना वो अधिक घुले होते हैं,
साथ ही साथ इन्हें दो समूहों में, जो सूक्ष्म पोषक तत्व और दीर्घ पोषक तत्व होते हैं, उनमें विभाजित किया जाता है। समस्त जितने भी जलीय वातावरण में पाए जाने वाले नाइट्रेट्स, फास्फेट, इनकी मात्रा जो सीमा कारक होती है ना, उन्हीं की तरह ये काम करने लगते हैं। जो पादप प्लवक होते हैं उनमें विशेषकर नील हरित शैवाल का विकास जल के नाइट्रोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। साथ ही साथ कैल्शियम जल में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। जो विभिन्न जीवों के मेटाबॉलिक क्रियाओं, साथ ही साथ जलीय वातावरण के पीएच का नियमन हेतु यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। कुछ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, लोह, मैंगनीज, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, जिंक आदि। जो जीव होते हैं ना, जीवों की कायकी हेतु यहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंस शो करते हैं। साथ ही साथ स्वच्छ जल में रहने वाले जीवों के ऑस्मोसिस क्रिया के लिए पानी की जो अधिक मात्रा होती है वो शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं। हमने भी पीएच भी बताया था। तो क्या होती है पीएच, उसमें घुलित जितने भी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों की सांद्रता होती है ना, उसको भी प्रभावित करती है। अब बात करते हैं हम मरीन इकोसिस्टम की। मरीन इकोसिस्टम्स में तो समुद्र पृथ्वी का 70% भाग घेरता है और विश्व के सबसे बड़े जितने भी बड़े क्षेत्र हैं उनमें जो स्थिर पारिस्थितिक तंत्र होती है उसके रूप में पाए जाते हैं। समुद्र में जीवन प्रकाश पर ही निर्भर होता है, जिसके अतिरिक्त यहाँ पे ज्वार भाटा, तापक्रम, दाब, तरंगे जो जैविक घटकों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए देखते हैं इसके जो नोटेशंस ऑफ मैरीन इकोसिस्टम की। तो ये भी आएंगे आपके फिजिकल फैक्टर में ही आएंगे। इसी के आधार पर हमने जो फर्स्ट देखा था फ्रेश वाटर में लिफ्ट फैक्टर, साथ साथ इनमें भी देखेंगे। ये क्या होते हैं, लिटोरल जोन पाया जाता है, जो उच्च एवं निम्न ज्वार भाटा का क्षेत्र होता है, जहां इनकी जो भौतिक और रासायनिक अवस्थाएं होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आती है आपकी नैरेटिव जोन, मतलब समुद्र का वह क्षेत्र जो आप बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है ना, वहां तक फैला होता है। साथ ही साथ ये समुद्री जल में 200 मीटर की गहराई तक पाई जाती है और कहीं कहीं इसमें कमी भी देखने को मिलती है। बात करें इसी में नेक्स्ट क्षेत्र की, तो ये आएगी आपकी एबैसल जोन, मतलब समुद्र का वह सबसे गहरा क्षेत्र जो लगभग 1000 मीटर से तल तक होता है, जहां सूर्य का प्रकाश क्या होगी, पूर्णतः अनुपस्थित होगी। साथ ही साथ वहां का वातावरण अपरिवर्तनशील होता है। इनमें भी आपके समुद्री वातावरण को कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहली आती है आपकी इपोफोटिक जोन, मतलब सुप्रकाशीय क्षेत्र, फोटिक जोन अप्रकाशीय क्षेत्र और कंपनसेशन जोन। तो इपोफोटिक जोन में तो वह क्षेत्र जहां सूर्य का प्रकाश प्रभावी रूप से उपस्थित होता है वो इपोफोटिक जोन है। साथ ही साथ एफोटिक जोन मतलब पूर्ण अंधकार का क्षेत्र इफोटिक जोन होगा, जहां क्या होगी आपकी जो उत्पादक होती है ना उनकी अनुपस्थिति होती है। साथ ही साथ कंपोजिशन जोन, तो जिसमें आपकी दोनों इफोटिक जोन और एफोटिक जोन दोनों के बीच का स्थान होता है, जहां जो लाल, पीला या नारंगी रंग के अतिरिक्त बाकी सभी प्रकाश किरणें प्रवेश कर जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम आपकी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में। तो जितने भी समुद्री जैविक घटक होते हैं उनमें काफी विभिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि मुख्य समूह को चिन्हित करना मतलब यहाँ पे या चिन्हित कर पाना कठिन होता है। जैसे कि जो सिलेंट्रेट होते हैं, स्पंज होते हैं, गाइनोडर्मेटा होते हैं, एनिलिडा और बहुत से जो लघु संघ फाइलम जो पाई जाती है, माइनर फाइलम, वो समुद्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो कि स्वच्छ जलीय वातावरण में बहुत कम पाए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं वहां पे अनुपस्थित होते हैं। जो जीवाणु, शैवाल एवं जो मछलियां, वो दोनों प्रकार के जलीय वातावरण में मुख्य भूमिका शो करती है। और इसी प्रकार से जिनमें डाइटम्स, ग्रीन फ्लैजिलेट्स जो दोनों वातावरण में समान रूप से पाए जाते हैं। साथ ही साथ शैवाल
क्रस्टेशिया, मोलास्का एवं मछलियों की जीव विविधता समुद्री जल में अधिक होती है और पौधों में ईल घास मुख्य रूप से पाई जाती है। साथ ही साथ इनमें कीट, इंसेक्ट अनुपस्थित होते हैं। फिजिकल फैक्टर इसकी भी देखें। सबसे पहले हम लाइट की बात करते हैं तो समुद्री जीवों के वितरण को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक लाइट होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। मतलब इसमें भी आपकी टर्बिडिटी पाई जाएगी, मतलब जल की जो सैन्यता होती है ना वो पाई जाएगी। साथ ही साथ इनमें जो समुद्री जीव होते हैं उनमें डेली माइग्रेशन, प्रकाश की उपलब्धता व उनकी मात्रा पर निर्भर करेगा। साथ ही साथ कॉलरेशन को भी ये क्या करेगी, इफेक्ट पहुंचाएगी। गहरे समुद्र में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं वो हल्के रंग के या रंगीन होते हैं, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है। टेम्परेचर्स की बात करें तो समुद्री जल सूर्य की ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए मुख्य कार्य करती है। साथ ही साथ यहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया से भी कुछ ऊर्जा संचित की जाती है। जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती है तापमान में भी कमी आती है, किंतु एक निश्चित गहराई के बाद जो तापमान होता है वो घटने की दर यहाँ पे बढ़ जाती है। अगर प्रेशर्स की बात करें तो प्रेशर्स भी समुद्री की गहराई व दबाव का सीधा संबंध होता है। जैसे कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है दबाव भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। और इसीलिए गहरे समुद्र में जितने भी पाए जाने वाले जीव होते हैं वो अत्यधिक जलीय दबाव को सहने के लिए खुद को अनुकूलित कर लेते हैं। सैलिनिटी की बात करें तो समुद्र जल में रहने वाले जीवों में जो लवणता पाई जाती है उनके प्रति क्या होते हैं, खुद को अनुकूलित कर पाते हैं। जहां पर स्थान स्थान पे इनमें कुछ अंतर भी पाया जाता है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के जो क्लोराइड होते हैं वो मुख्य रूप से उनमें पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका जो वितरण होता है ना एक निश्चित क्षेत्र में ही होता है। अगर हम समुद्री जल बफर विलयन की बात करें तो यहाँ पे इनका कार्य जैसे अम्लीय से क्षारीय व क्षारीय से अम्लीय माध्यम में क्या करते हैं, परिवर्तन के प्रति खुद को स्थिर करके रखते हैं, खुद को स्थिर करके रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं यूटेरियन इकोसिस्टम्स की। तो उसमें क्या होते हैं, जहां नदी व समुद्री जल मिलते हैं उस स्थान को हम ज्वारनदमुख एस्टुअरी कहा जाता है, और उस स्थान पर जल का संगठन या हम बोल सकते हैं उनका जो निरंतर परिवर्तन होता है वो बना रहता है। इस तंत्र की विशेषता यह होती है कि यहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं ना वो विशेष प्रकार के अनुकूलन की आवश्यकता उनको वहां पे महसूस होती है। अगर इनके कैरेक्टर की बात करें वहां भी हम सैलिनिटी देखें तो क्या होगी, अगर जो उनकी ज्वार होगी उसकी तीव्रता या दशा लवणीयता को, सैलिनिटी को प्रभावित करती है। जैसे कि जहाँ पे उच्च ज्वार के समय क्या होंगी, समुद्री जल नदी में अधिक प्रवेश कर जाता है और जिससे उनकी लवणता क्या होती है, बढ़ जाती है, जबकि निम्न ज्वार के समय क्या होती है, उनकी सैलिनिटी कम हो जाती है। करंट्स की बात करें, धाराओं की, तो जल धारा की गति भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे रहने वाले जितने भी जीव होते हैं वो भी वेग को सहने की खुद को क्या करते हैं, वहाँ पे वो भी अनुकूलित कर लेते हैं कि हम इसको इतना सहना है करके। ठीक, टेम्परेचर्स की बात करें यहाँ पे भी, तो ऐसे जो जिनमें तापक्रम में परिवर्तन के प्रति क्या होगी, खुद को सहनशीलता कम होती है या तनुतापी पाई जाती है। या बोल सकते हो आपकी वातावरण में रहने योग्य क्या करते हैं, ये नहीं होते हैं, क्योंकि लगातार होने वाली इनमें उथल पुथल के कारण जो ज्वारनदमुख होते हैं ना वातावरण में, इनसे जो इनका टेम्परेचर होता है वो प्रभावित होते हैं, जिससे अल्पकालिक परिवर्तन होते रहते हैं। स्लाइड की बात करें तो इनमें गाद की जो मात्रा होती है वो भी अत्यधिक होती है। ठीक, इसके टाइप्स भी होते हैं, आपके ट्वेरी के टाइप्स भी होते हैं, मतलब ज्वारनदमुख के प्रकार भी होते हैं। सबसे पहले आती है आपकी हाईली सेटिस्फाइड स्ट्रैप, साथ ही साथ स्लाइटली सेटिस्फाइड स्ट्रैप, और आपकी थर्ड आती है कंप्लीटली मिक्स्ड एक्चुअली, मतलब पूर्णतः मिश्रित ज्वारनदमुख।
पहले आपकी अति स्तरित ज्वालामुख देखते हैं तो उनमें क्या होते हैं, जब नदी का जल जो होता है, जल का बहाव क्या होगी, ज्वारीय क्रिया से अधिक प्रबल हो जाए, या हम बोल सकते हैं जो उनका ऊपरी सरफेस होता है, बाहरी लोअर जल के ऊपर अलवड़ी जल का स्तर बन जाता है, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाईली सैटिस्फाइड एस्चुअर। वहीं दूसरी साधारण स्तरित ज्वालामुख, तो जब नदी के जल का प्रभाव जो ज्वरीय स्तर उनका होता है, समान जो टेम्परेचर होती है उसके ट्रिब्यूटेंस मिश्रणकारी होता है, तो हम उसे स्लाइटली सैटिस्फाइड एस्चुअर कहते हैं। वहीं पूर्णतः मिश्रित में जब उनका जो मेंटल लेवल होता है ज्वारीय क्रिया, उनमें यदि अत्यधिक तीव्र एवं प्रभावी हो, जो जल का ऊपरी सरफेस होता है वो नीचे तक पूर्णतः मिश्रित हो जाए, तो हम उसे कंप्लीटली मिक्स्ड एस्चुअर कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है डेलावेयर खाड़ी। अब बात करें हम सेकंड यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र की अपेक्षा उससे अपोजिट ये भिन्न होता है, क्योंकि इनमें जो भौतिक, जैविक और मौसमी कारणों की पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनमें उतार चढ़ाव उत्पन्न होते रहते हैं, और इस तंत्र को हम विषम या जटिल बनाते हैं, जिसके कारण स्थल पर वो खुद को क्या करे, जीवन यापन करने वाले जीव के लिए इनके शरीर में जो पानी का संचय होता है वो सबसे कठिन समय, मतलब उनकी सबसे कठिन समय वही होती है, क्योंकि इनके जो स्थलीय जीव होते हैं ना, ये जो पौधे होते हैं इनमें भी एक विशेष प्रकार से खुद को क्या करेंगे, वो भी अनुकूलित करेंगे। साथ ही सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को एक नियंत्रित करने वाले जो बैटिक एबायोटिक घटक पाए जाते हैं वो भी निम्नलिखित होते हैं। तो एबायोटिक की बात करें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एबायोटिक की बात करें तो वहां पे क्या आ जाएंगे, मॉइस्चर, मतलब अजैविक घटक में स्थलीय आवास में जो मॉइस्चर होगी एक सीमा कारक कार्य करती है, साथ ही साथ जो डिहाइड्रेशन होता है ना उसकी समस्या का भी मतलब सामना करती है, क्योंकि यह एक जो जलीय जंतुओं की तरह जल के लगातार संपर्क में नहीं रह पाती। फर्स्ट मॉइस्चर हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर, मतलब जल की तुलना में जो एक्वाटिक थे ना, तो जल की तुलना में जो विंड्स होंगे, वायु और भू सतह से ऊष्मा का शोषण और उत्सर्जन, इनकी जो क्रिया होगी वो तीव्र होती है, क्योंकि जो उनमें मौसमी विभिन्नताएं आती होती हैं, मतलब विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करती है, जिससे स्थलीय वातावरण में जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है ना उससे अधिक प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी एयर्स, तो वायु की जो उपलब्धता होती है वह भी व्यापक रूप से होती है, जो सीमा कारक को भी इफेक्ट पहुंचाती है। फिर लाइट आती है, तो प्रकाश का स्रोत सूर्य ही है, और सूर्य पढ़े होंगे आपने, दृश्य और अदृश्य किरणों से मिलकर के बनी होती है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे जो स्थलीय जीव होते हैं ना वो लगातार प्रकाश के संपर्क में बने रहने वाले होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के उनके बाह्यकंकाल पाए जाते हैं, जैसे कि काइटिन, सल्क, पंख, बाल, एक्स्ट्रा। फिर सॉइल की बात करें तो स्थलीय तंत्र या बोलो के आवास में जो मृदा की विशिष्ट भूमिका होती है, साथ ही साथ यह एक बायोम प्रकार के वितरण को निर्धारित करती है। ग्रेविटी की बात करें तो जलीय जीव गुरुत्वाकर्षण को विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं के द्वारा क्या करेगी, कम कर देती हैं, जैसे जो उत्प्लवन या स्विमिंग स्थलीय जीवों में जो गुरुत्वाकर्षण होती है ना उसके विरुद्ध अपने शरीर के भार को धारण करने के लिए इनमें जो उनके उपांग होते हैं उनका विकास हुआ होता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो लिम्स होते हैं और विंग्स, उनका भी निर्माण उनमें हुआ होता है। जियोग्राफिकल बैरियर देखें तो जितने भी समुद्र की जो तरल सतह होती है ना, स्थल सतह, वो सतत नहीं होती, हमेशा बनी नहीं होती है, जिसमें कई भौगोलिक बाधाएं आती हैं, कि जैसे नदी, घाटी, पर्वत आदि पाए जाते हैं जो जीवों के वितरण को क्या करते हैं, वहां पे प्रभावित करते हैं। ये थी आपकी एबायोटिक कंपोनेंट।
इकोसिस्टम में। अब देखते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो स्थलीय वास में रहने वाले जितने भी विभिन्न बोल सकते हो आप प्लांट्स या एनिमल जो होते हैं, भोजन प्राप्त करने की विधियों के आधार पर इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका आता है प्रोड्यूसर, दूसरी कंज्यूमर और तीसरी डिकम्पोजर। पहले देखें प्रोड्यूसर की, तो जितने भी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य लक्षण है, जैसे कि बड़े और जड़युक्त हरे पौधों की उपस्थिति जो मुख्य उत्पादक होते हैं, या आप बोल सकते हो जीवों को आवास स्थान प्रदान करते हैं या पृथ्वी की सतह को बनाए रखने या परिवर्तन करने का काम भी करते हैं। साथ ही साथ स्थलीय पौधों के पोषण के लिए या सूक्ष्मजीवों पर क्या करेंगे, डिपेंडेंट होते हैं, किंतु इनकी उपस्थिति उतनी ही आवश्यक नहीं होती है जितनी कि जो छोटे मोटे पादप प्लवक होते हैं ना, या बोल सकते हो जो जलीय माध्यम में होते हैं, उसके अनुरूप इनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। स्थलीय उत्पादकों को केवल यहाँ पे सूर्य के प्रकाश व पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो स्थलीय पादपों को उनके आकार के आधार पर हर्ब्स, श्रब्स या ट्रीज इनमें बांटा जाता है, और इन्हीं के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। ज़ीरोफाइट्स, मेसोफाइट्स मतलब ज़ेरोफाइट्स मतलब शुष्क वातावरण में मिलने वाले पौधे, साथ ही साथ मेसोफाइट्स मतलब समुद्रभीत, मरुद्भिद और समुद्रभीत, तो नम वातावरण में पानी पाए जाने वाले जितने भी पौधे होते हैं वो। साथ ही साथ हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो जलोद्भिद, तो जल में रहने वाले पौधे। साथ ही साथ हेलोफाइट्स मतलब लोणितभिद पौधे, लोणित वातावरण में रहने वाले पौधे। हम बात करें कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर तो इसके अंतर्गत छोटे कृमियों से लेकर के बड़े आकार के जंतु आते हैं, जिन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी हैर्बिवोरस, मतलब वे शाकाहारी बोलते हैं ना, वे जो भोजन के लिए केवल हरे पौधे या उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, हम उसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। अब बात करें हम वहीं पे मांसाहारी की, कैनिवेरस की, तो वे जीव जो केवल जो शाकाहारी जीव होते हैं ना, उनको मतलब इस प्राथमिक उपभोक्ता का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं, इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। अब बात करते हैं ऑमनीवेरस की, तो ऑमनीवेरस में ऐसे जीव जो हरे पौधे साथ ही साथ जितने भी प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता हैं उन दोनों का प्रयोग भोजन के लिए करते हैं, हम उसे टॉप कंज्यूमर कहते हैं। अब इसके बाद आपकी डिकम्पोजर आती है, तो डिकम्पोजर में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जितने भी मृत एवं सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, खाने वाले जीव जंतु वो सब आते हैं, जैसे कि कवक, जीवाणु आदि। इसे भी 4 भागों में बांटा जाता है। पहला तो आता है आपका कवक, कवक में आ जाएगी ईस्ट और फफूंद, दूसरे जीवाणु आएंगे जिसमें बीजाणुधानी और अबीजाणुधानी वाले जीवाणु आएंगे, साथ ही साथ एक्टिनोमाइसिटिस जो एक तंतुवर्त जीवाणु है, साथ ही साथ चौथी आपकी आएगी मृदा प्रोटोजोआ, मतलब मृदा प्रोटोजोआ, जैसे कि जितने भी एम्फीबिया अमीबा, सिलिएट्स या फ्लैजेलेट्स होते हैं ना, वो अपघटकों की संख्या मृदा की ऊपरी सतह होती है ना, उनमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। बात करें हम बायोम की, जितने भी जियोम होते हैं उनकी, जियोम में ही हम देखेंगे ग्रासलैंड, हमने यहाँ पे कंप्लीट की एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। अब हम बायोम में देखेंगे कि जितने भी स्थलीय सामुदायिक आवास की वह इकाई होती है जिसमें अपने क्षेत्र विशेष के वातावरण एवं जो अजैविक कारक होते हैं उनमें पारस्परिक अनुक्रिया के फलस्वरूप जो विकसित होकर के क्या करेंगे, अपने विशिष्ट स्थान वहां पे बना लेगी, जिसमें जैसे जितने भी प्रत्येक जीव होते हैं ना, ये जो जलवायु या अन्य कारकों के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं, उन्हीं में मिलने वाले जो जीवोम होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी आती है ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डिजर्ट, माउंटेन, केव और टुंड्रा। तो ग्रासलैंड की बात करें
बात करें तो ग्रासलैंड में सबसे पहले आएगा आपका वनस्पति क्षेत्र, वेजिटेशन सबसे बड़ा क्षेत्र होता है जो पृथ्वी की कुल वनस्पति क्षेत्र का 24% बनाता है। पृथ्वी के अधिकांश घास स्थल को हम कृषि क्षेत्र में बदल देते हैं, बदल दिया जाता है, क्योंकि घास स्थलों में घास प्रमुख होती है जिनमें हर्ब्स, श्रब्स या कहीं कहीं पेड़ भी पाए जाते हैं, जिसमें 25 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है। जैसे घास स्थल ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं ना जहाँ प्रतिवर्ष 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जहाँ पर बिल बनाकर रहने वाले कुछ बोवेइन होते हैं, साथ ही साथ कुछ ग्रेजिंग एनिमल भी पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए खरगोश, चूहे, घोड़े, गधे, जेब्रा आदि। उनमें भी मतलब बोल सकते हो आप ग्रासलैंड्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है आपकी मरुस्थली, ज़ेरोफिलस ग्रासलैंड, मेसोफिल्स ग्रासलैंड एंड हाइड्रोफिल्स ग्रासलैंड। मतलब मरुस्थली मतलब उत्तर पश्चिमी भारत में जितने भी मिलने वाले घासलैंड होते हैं वो अर्ध रेगिस्तान में पाए जाते हैं, साथ ही साथ फॉरेस्ट। तो इसके अंतर्गत जितने भी पर्णपाती वन होंगे या नीलगिरी के घास स्थल या हिमालय के जो अल्पाइन मीडो होते हैं ना वो सारे, साथ ही साथ ग्रासलैंड में ही जो मेसोफिलस ग्रासलैंड होगा उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के नेक्स्ट आएगा आपके हाइड्रोफिलस ग्रासलैंड, तो वो दलदली क्षेत्र में पाए जाती हैं। तो इस तरह मरुस्थली, घास स्थली और जलीय घास स्थल, 3 घास स्थल यहाँ पे देखने को मिलते हैं ग्रासलैंड में। बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स में जिन क्षेत्रों में जल पर्याप्त मात्रा में साथ ही साथ तापक्रम कम मात्रा में उपलब्ध होता है वहां पेड़ पौधे क्या होंगे, तीव्रता से उगकर वनों का निर्माण करते हैं, और इस तंत्र में विभिन्न प्रकार के जो जैविक समुदाय होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इन पारिस्थितिक जीवों को हम निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स का कॉनिफेरस फॉरेस्ट। जैसे कि वह क्षेत्र ऐसे इलाके में पाया जाएगा जहां अत्यधिक वर्षा होती हो, साथ ही साथ जाड़ों का मौसम, जैसे जाड़ों के मौसम में या गर्मी के मौसम में यहाँ पे ये हो जाएगी, जो ठंडी का मौसम आता है ना उसमें लंबे हो जाएंगे, साथ ही साथ गर्मी में छोटे हो जाते हैं। पृथ्वी का लगभग 10% भाग आपका उस सरफेस पे फैला होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें पेड़ों की, तो चीड़, देवदार, स्प्रूस, ये सारे, साथ ही साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की भी बात करें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी क्या आ जाएंगी, जो भूमध्य रेखा होते हैं उनके निकट के निचले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो सदाबहार वन होते हैं वो सारे, एग्जाम्पल के लिए ताड़, बांस, ये सारे। साथ ही साथ जंतुओं में भी अनेक प्रकार के जो कीट, मेढक, चींटीखोर, मंकी, सांप, ये भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनमें डेसिडुअस फॉरेस्ट भी आएगी, मतलब पर्णपाती वन। तो वन का वह क्षेत्र जहां लगभग आपकी 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, या बोल सकते हो आप पतझड़ के मौसम का एक विशेष लाक्षणिक तत्व होता है। जहां पे मिलने वाले जितने भी प्रमुख वृक्ष होते हैं, जैसे आपने सुनी होंगी आक, एलम, बेटुला या फॉर्नमास, लाइकेन आदि। बात करें हम डिजर्ट इकोसिस्टम की, तो डिजर्ट इकोसिस्टम में जीवोम ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पे जो वार्षिक वर्षा होती है ना 10 इंच से कम होती है, और विश्व के कुल भाग का केवल 70% भाग आपका डिजर्ट होता है, मरुस्थल होता है। ये भी कुछ प्रमुख मरुस्थल भी होते हैं, जैसे कि भारत का थार मरुस्थल। तो मरुस्थल में जो कैक्टस मुख्य पौधे होते हैं, जिसके अलावा यूफोफोबिया, साथ ही साथ स्टेपिलिया जैसे पौधे भी पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्र में जो कीट या सरीसृप साथ ही साथ जो रैंडेस होती है ना उनकी वहां पे प्रमुखता होती है, और इन जीवों में जो जल
संचित करने की क्षमता होती है ना, वो खुद को क्या करते हैं, उस मौसम के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर पाती हैं। साथ ही साथ इनमें जल का जो उत्सर्जन होता है वो कम करके त्वचा में क्या होते हैं, परिवर्तन करके शरीर में पानी का जो संचय है ना, उसके अपने आप को इस तंत्र में रहने योग्य बना देती हैं। जैसे ऊंट, कंगारू, चूहे। ये बात करें हम माउंटेन इकोसिस्टम्स की, तो माउंटेन इकोसिस्टम में तो कम हवा, साथ ही साथ कम ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, या बोल सकते हो आप जल की जो वाष्पन की क्रिया होती है वो कम हो, ओजोन की अधिक स्तर। साथ ही साथ इस क्षेत्र की जो विशेषताएं होती हैं कि ये पर्वतीय वातावरण में आसपास के कई तराई क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु होने के कारण इनमें जो वनस्पतियां होती है ना, मतलब वनस्पति होते हैं वो भी भिन्न होती है। साथ ही साथ पर्वत की जो चोटियां होती है उन पर मिट्टी अनुपस्थित होती है। ये आप बोल सकते हो समशीतोष्ण क्षेत्र में जो पर्वत में एक विशेष रूप से कॉनिफर या पर्णपाती जो वृक्ष पाए जाते हैं। और मौसमी परिवर्तन बहुत कम हो पाता है वैसे क्षेत्रों में। साथ ही साथ जीवों में वर्ष भर क्या होती है, यहाँ पे जो प्रजनन की क्रिया होती है वो चलते रहती है। साथ ही साथ पर्वतीय जो पारिस्थितिकी होती है वो पर्वतीय की ऊंचाई से यहाँ पे इफेक्ट होते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है इनमें क्या होती है, जलवायु में परिवर्तन होते हैं और उनका जो टेम्परेचर होता है वो तेजी से गिरने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे उपस्थित जितने भी पारिस्थितिक प्रणालियां, मतलब पारिस्थितिक प्रणालियां होती है ना, वो भी प्रभावित होती हैं। और जो माध्यम ऊंचाई पर घने वन पाए जाते हैं, वही ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो वनस्पति घास होते हैं ना, वो मैदानों से लेकर जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं उनके रूप में चेंज हो जाते हैं। अब देखते हैं हम केव इकोसिस्टम मतलब गुफा तंत्र। तो गुफा एवं जमीन के भीतर रहने वाले जो अनेकों जीवों के लिए क्या होती है, आवास स्थल उपलब्ध कराती है, जहाँ पे पूर्णतः प्रकाश क्या होगी, अनुपस्थित होगी, और अनुपस्थित होने के कारण ही वहां पौधे नहीं पाए जाएंगे। गुफा में जलीय व स्थलीय जितने भी विषमपोषी जीव पाए जाते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में प्रयोग करने की क्षमता होती है। साथ ही साथ गुफा में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं वो उस एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को अनुकूलित कर पाते हैं। जैसे कि आंखों की इनमें अनुपस्थिति होती है और त्वचा के रंग में भी इनमें परिवर्तन होता है। लास्ट है आपकी टुंड्रा इकोसिस्टम। तो टुंड्रा इकोसिस्टम्स में क्या हो जाएंगी आपकी, कम ताप और अल्प वर्षा, साथ ही साथ इनमें जो वृद्धि काल होता है वो छोटा होता है। ये उत्तरी ध्रुव पर या जो आर्कटिक क्षेत्र होता है ना, वहां पे पाए जाने वाले इकोसिस्टम है जो सर्वाधिक संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र शो करता है, क्योंकि अत्यंत कम जीव के समुदाय, साथ ही साथ जो दुष्कर पारिस्थितिकियों के कारण इसे हम क्या करते हैं, जो आर्कटिक मरुस्थल होता है ना उस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लाइकेन घास और जो दलदली घास होते हैं ना वो मुख्य रूप से वहां पे मिलने वाले पौधे होते हैं। और जियो की बात करें तो जियो में रेंडियर या मस्कॉक्स या वॉल्फ, भालू, ये सारे पाए जाएंगे। तो ये थी आपकी मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें इंट्रोडक्शन देखा हमने, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम देखा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर इकोसिस्टम जिसमें एक्वाटिक